स्वागत है आपका इंडिया की बात में। मेरे साथ हैं भाषा और मुकुल, और आज जो तीन मुद्दे हम आपके सामने लेकर आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस के घोषणा पत्र पर लगातार गलत बयानी क्यों कर रहे हैं। मुद्दा नंबर दो, भारतीय जनता पार्टी खासतौर से प्रधानमंत्री के नफरती भाषणों पर चुनाव आयोग की चुप्पी शर्मनाक है। और तीसरा मुद्दा, क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सेहत के साथ मोदी सरकार खिलवाड़ कर रही है। शुरुआत हम करना चाहेंगे कांग्रेस के घोषणा पत्र से। जी हां, कांग्रेस का घोषणा पत्र। प्रधानमंत्री कभी यह कहते हैं कि उस पर मुस्लिम लीग की छाप है, कभी यह कहते हैं कि साहब आपका मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। अब बात की जा रही है विरासत कर की, यानी कि आपकी पैतृक संपत्ति पर टैक्स कर लगा देगी कांग्रेस। तो ये तमाम बातें की जा रही हैं, हवा हवाई हैं। मगर चूंकि मीडिया का साथ और मीडिया का विकास है, लिहाजा ये झूठ फैलाने में भी मदद मिल रही है। क्या है प्रधानमंत्री की मंशा? शुरुआत करना चाहेंगे आप मुकुल से। जी अभिसार, मेरा साफ कहना है क्योंकि अपना बताने के लिए कुछ नहीं है, अपने घोषणा पत्र में कुछ नहीं है, इसलिए वो कांग्रेस के घोषणा पत्र को सामने ला रहे हैं, उसमें गलत बयानी कर रहे हैं। मोदी की गारंटी पर विश्वास लोगों का डिगा है, इसी वजह से वो कांग्रेस के घोषणा पत्र पर प्रहार कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। भाषा, क्या है इस मुद्दे पर आपका पंच? देखिए, एक बात साफ है कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वह 2024 का गेम चेंजर है। एक तरह से उसने पूरे डिस्कोर्स, पूरे विमर्श को दूसरे धरातल पर ला दिया है और इसी की वजह से मोदी जी का विकास की पूरी गाड़ी गायब हो गई है और वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस के ही घोषणा पत्र के बारे में झूठा प्रचार कर रहे हैं। संभवतः वो पहले प्रधानमंत्री होंगे जो विपक्ष के घोषणा पत्र पर इतना ध्यान, इतना फोकस दे रहे हैं। मामला बहुत साफ है, अपना कुछ है नहीं। अभिसार, क्या है आपका पंच? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुद्दों को भटकाना चाहते हैं। वो एक झूठ से दूसरे झूठ की तरफ जनता का ध्यान उचका रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। मगर यह चुनौती सही मायने में विपक्ष के सामने है। प्रधानमंत्री घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं तो यह स्वर्णिम मौका है विपक्ष के सामने कि वो अपने घोषणा पत्र की चर्चा करें। प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं उससे पब्लिसिटी भी दे रहे हैं। अब विपक्ष को जो है मौके पर चौका मारना पड़ेगा। और दिलचस्प बात यहां पर यह है कि मंगलसूत्र की बात की जा रही है, और मंगलसूत्र की बात कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी मंगलसूत्र की बात कर रही है। भाई, अगर यह आरोप लगा रहे हैं कि भाई कांग्रेस आपका मंगलसूत्र छीन लेगा, तो चलिए हाथ कंगन को आरसी। क्या पुलवामा में 40 जवान शहीद हुए, किनके मंगलसूत्र छीने गए थे? पुलवामा के मामले में लगातार इंटेलिजेंस वार्निंग्स आ रही थी, आपने कोई कार्रवाई नहीं की। 21 जवान गालवान में शहीद हो जाते हैं, आपके मुंह से चाइना नहीं निकलता है। 700 किसान सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर मर जाते हैं, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। उल्टा आप ये कहते हैं कि मेरी वजह से थोड़ा ना मरे। आपको अधिकार है बोलने का मंगलसूत्र के ऊपर? नहीं, और देखिए, मंगलसूत्र के ऊपर जो बोल रहे हैं, जिस भाषा में बोल रहे हैं, उससे एक चीज और अभिसार तय होती है कि उनको हक तो नहीं है। बहुत से लोग उनके पर्सनल ग्राउंड पे भी बोल रहे हैं कि भाई आप मंगलसूत्र की कब रक्षा कर रहे थे, क्या आपने अपने निजी जीवन में रक्षा की? मैं निजी जीवन में जाना नहीं चाहती हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, लेकिन जो प्रियंका गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया वह एक बहुत साफ साफ स्टेटमेंट है, जिस पर डिंपल ने भी जवाब बहुत अच्छा दिया। और मुझे लगता है देश की महिलाओं को भी जवाब देना चाहिए कि आपके पास 10 साल के शासन के बाद सिर्फ और सिर्फ मंगलसूत्र का खौफ है, आपको महिलाओं को देने के लिए कुछ नहीं। दरअसल अभिसार, यहां डर है। डर यह है कि जब राहुल गांधी यह कह रहे हैं कि मैं हर गरीब वंचित समाज की महिला को 1 लाख रुपए दूंगा, देखिए गारंटी क्या है कि 1 लाख रुपए साल के मिलेंगे, उसका जवाब वो दे रहे हैं कि अरे तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लेंगे, जबकि मंगलसूत्र कहीं से नहीं है। और मुझे लगता है ये भरोसा मोदी जी को इसलिए है क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज किस तरह से चलती हैं। और आज की तारीख में सिर्फ मंगलसूत्र, मतलब जो बिना मंगलसूत्र वाली महिलाएं हैं, क्या वो वोटर नहीं है मोदी जी की? क्या कुंवारी महिलाएं वोटर नहीं है? क्या दूसरे धर्म की या नास्तिक महिलाओं से मोदी जी का कोई लेना देना नहीं है? अगर वो मंगलसूत्र के जरिए महिला अस्मिता की बात कर रहे हैं तो उन्हें इन सवालों का जवाब मुकुल देना पड़ेगा कि एक बलात्कारी राम रहीम को आप पैरोल पर कैसे रिहा करते हैं। आपको जवाब देना पड़ेगा। ब्रिजभूषण शरण सिंह, आपके उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस की चार्जशीट है, वो अब भी बाहर क्यों है? आपको जवाब देना पड़ेगा कि कुलदीप सिंह सेंगर का वजूद इस पॉलिटिकल पार्टी में कैसा बना हुआ है। मंगलसूत्र की आप बात करते हैं, महिला अस्मिता पर आजाद भारत के इतिहास में ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं रही है। लेकिन वो कोई जवाब नहीं देंगे। दरअसल क्या हुआ कि पहले दौर में उन्होंने मुस्लिम लीग की छाप वाला मुद्दा थोड़ा सा उछाला,
राम का मुद्दा उछाला और पहले दौर का जो रुझान सामने आए, लोगों की जो अपने विश्लेषण सामने आए, उसमें उन्हें डर लग गया कि हम लोग नीचे जा रहे हैं, पिछली बार से नीचे जा रहे हैं। तो पहले दौर के रुझान के बाद अब उन्होंने सीधा हमला कांग्रेस के घोषणा पत्र के बहाने इमोशनल कार्ड खेला कि वो आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, आपकी संपत्ति बांट देंगे, है ना। ये सारी चीजें वो लेकर आए इसी वजह से, क्योंकि उन्हें एक डर है, उन्हें जो रुझान, उन्हें जो रिपोर्टें मिल रही हैं उससे ये मतलब इस बौखलाहट से ही साबित हो रहा है कि बीजेपी डर गई है। भाषा, मुझे प्रियंका गांधी वाड्रा की स्ट्रैटेजी यहां पर बहुत नो नॉनसेंस, सीधे मुद्दे पर हमला बोल रहे हैं कि भाई तुम किसे मंगलसूत्र की बात, हमने 55 साल राज किया, देश पर हमारी सरकार थी, किसका मंगलसूत्र छीन लिया। और अगर किसी को अपना मंगलसूत्र बेचना पड़ा तो स्वर्गीय इंदिरा गांधी को, किसी ने अगर अपने मंगलसूत्र की कुर्बानी दी एक टेरर अटैक में अपने पति की तो वो सोनिया गांधी थी। तो मुझे लग रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा का जो मैसेज था, संदेश था, वो बहुत अहम है और निशाने पर लगा। देखिए, बिल्कुल सीधा है और मुझे लगता है अब लड़ाई भी बिल्कुल सीधी है, इसमें इसी तरह से जवाब देना पड़ेगा। और मैं इसी क्रम में जिक्र करना चाहूंगी राहुल गांधी की रैली का, अमरावती में जो उन्होंने भाषण दिया, बहुत अहम है कि आप कुछ भी कर लीजिए, हमारी जो गारंटी है, मतलब पैर और अंदर धसा कर उन्होंने बिल्कुल साफ कहा कि इस देश को एक एक्सरे की जरूरत है। असल में डर इस बात का है कि जब वो बात कर रहे हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन की, वो बात कर रहे हैं कास्ट सेंसस की, तो मोदी जी को लग रहा है कि इतने समय से जो हिंदुत्व कार्ड से उन्होंने तमाम लोगों को जोड़ा है, कहीं वो वापस ना चले जाएं। और इसका संकेत भी उन्हें मिल रहा है, जितनी भी रिपोर्ट्स हैं उससे लग रहा है कि मोदी जी के पास इस समय बेचने के लिए कुछ नहीं। उनके भाषण में भी देखिए 2019 का लेकर और 24 में, इस बार उनके पास परोसने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नफरत हो गई। पिछली बार तो पुलवामा था तो निकल गए वो पुलवामा पर सवार होकर, लेकिन इस बार उनको लग रहा है कि अगर ये नहीं किया और एक मुस्लिम मतदाताओं के बरक्स हिंदू मतदाताओं को खौफजदा नहीं किया तो लोग निकल नहीं रहे। वोटिंग परसेंटेज जो कम हुआ है उससे एक बहुत बड़े परेशानी है। तो यहां पर उनको है कि अगर मैंने डराया नहीं, धमकाया नहीं, और उन्हें पता है कि चुनाव आयोग दुनिया में कहीं है नहीं। और मुकुल, सबसे खैर शर्मनाक तो मैं नहीं कहूंगा, मीडिया आप जानते हैं उनकी क्या हरकतें हैं। देखिए, जिस तरह से विरासत कर, यानी कि एक सैम पिट्रोडा अमेरिका में बात करते हैं अमेरिका की विरासत कर की, और फिर यहां पर प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह, और इसको पूरा बढ़ावा मिलता है गोदी मीडिया की तरफ से, देखो आपकी पैतृक संपत्ति पर कर कांग्रेस लगा देगी। जबकि हम जानते हैं कि 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार में वो विरासत कर था जिसे राजीव गांधी ने रोका। मीडिया का काम था ये चीज बताना। हम ये भी जानते हैं कि जब जयंत सिन्हा मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस हुआ करते थे, वो उसके पक्ष में थे, अरुण जेटली उसके पक्ष में थे। अरे भाई, अगर विरासत कर यानी कि आपकी पैतृक संपत्ति पर कर लगाने के का कोई हितैषी रहा है तो वो भाजपा रही है। मगर ये कल्पना से भी विचित्र है कि प्रधानमंत्री उसे भी मुद्दा बना रहे हैं। मैं इसमें इसे दूसरे तरह से भी देखना चाह रहा हूं। पहले तो एक मंगलसूत्र पे बात, मैंने लोगों से, जनता के बीच जाके भी लोगों से बात की, तो उन्होंने कहा कि 70 साल हो गए, 55-60 साल कांग्रेस रही, आज तक तो कोई ऐसी बात नहीं हुई कि मंगलसूत्र छीन लिया गया। तो ये केवल एक इमोशनल कार्ड है और वही डराना। दुनिया का इतिहास है कि हर तानाशाह ने, एक पॉलिटिकल पार्टी भाई चुनाव वोट के लिए लड़ता है ना, वोट बढ़ाने के लिए, लेकिन दुनिया का इतिहास है कि हर तानाशाह ने डराकर वोट लिया है, डराकर एक दुश्मन खड़ा करके उसके बरक्स। एक तो ये विरासत कर की बात जो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने उसे बचाया, मैं कह रहा हूं कि क्रांतिकारी घोषणा पत्र है कांग्रेस का, लेकिन अभी इतना क्रांतिकारी नहीं है। विरासत कर मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए, संपत्ति का बंटवारा होना चाहिए जिसपे ज्यादा संपत्ति है, लेकिन अभी इतना क्रांतिकारी कोई मैनिफेस्टो नहीं है, कोई दल नहीं है। और इसमें विरासत कर की जहां तक बात है, मैं ये तो कह रहा हूं कि आपने अभी रिपोर्ट भी देखी होंगी, संपत्ति किसके पास है? संपत्ति 1% लोगों के पास इतनी है कि जितनी 90% लोगों के पास नहीं। यानी कुछ ही लोगों के पास संपत्ति है, तो हम पर है क्या जिसे छीन लिया जाएगा? तो ये एक डर जो दिखा रहे हैं, इतनी बड़ी गरीबी है, जहां आप 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, उनकी संपत्ति कौन छीन लेगा? क्या है उन पर संपत्ति? उन्हें तो राशन तक नहीं है। तो आप डरा नहीं, मैं वही तो कह रहा हूं मुकुल, एक कल्पना से इतना विचित्र है कि आप उन गरीबों को डरा रहे हैं जिन्हें आप मुफ्त राशन दे रहे हैं। पर ये भाई उसकी क्या संपत्ति? दरअसल एक नैरेटिव ये बनता है कि ये हमारा संपत्ति छीन लेंगे, लेकिन हम पे संपत्ति भाषा एक और चीज, एक मिनट ध्यान से देखिए, राजस्थान में वो कह रहे हैं आप जहां बाजरा रखते हैं उसके अंदर भी स्कैन होगा, उसके अंदर भी एक्सरे मशीन।
यानी वो जो नीचे गिरते हैं प्रधानमंत्री जी, तो हम आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि उनकी स्क्रिप्ट राइटिंग कैसे जबकि चल उनकी रही है। नोटबंदी ने लोगों का स्त्री धन जो उन्होंने बचा के रखा था बिल्कुल। उसे भी बाहर लाया और उसके लिए भी लाइनों में लगना पड़ा और वो भी वापस अच्छा, आप पूरी देख तरह रहे नहीं हैं हुआ। मुकुल, जी। दिलचस्प बात यह है कि देखिए, शुरुआत किससे की आपने कि घोषणा पत्र में जिन्ना की मुस्लिम लीग है, उसके बाद मटन मछली मुगल पे आ गई, कुछ दिनों उसकी चर्चा हुई, उसे भूल गए, उसके बाद मुसलमान को धन दे देंगे, फिर उसके बाद वे घुसपैठिया है। फिर घुसपैठिया हो गए वो, फिर मंगलसूत्र, अब इनहेरिटेंस टैक्स। आप देख रहे हैं हर 2 दिन में ये लोग मुद्दा बदल रहे हैं, यानी कि जनता का ध्यान किस तरह से पर ये भी बताता है कि इन पर रिपोर्ट आ रही है कि आपका ये मुद्दा नहीं चल रहा, तो 7वें दौर तक आप देखिए जने कहां पहुंच जाए देश। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं भाषा कुछ और यहां पर आपसे जानना चाहता हूं कि आपको नहीं लगता ये स्वर्णिम मौका है कांग्रेस के पास कि प्रधानमंत्री, मैं जानता हूं चुनौती बहुत कठिन है क्योंकि आपके साथ प्रचार तंत्र नहीं है, आपके साथ मीडिया नहीं है जो आपके घोषणा पत्र पर सार्थक बहस करेगा। मैं ये कहता हूं ये एक स्वर्णिम मौका है कांग्रेस के पास, खासतौर से प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी जो इनके एबल कम्युनिकेटर्स हैं, कि आप जो है अपने घोषणा पत्र की इन तमाम चीजों को सामने लाएं, क्योंकि अब प्रधानमंत्री उस पर खुलकर हमला बोल रहे हैं। तो आपके पास भी मौका है, कम से कम चर्चा में वही है। चर्चा तो में मैंने वही कहा ना, बाय डिफॉल्ट इस समय चर्चा, बीजेपी का घोषणा पत्र देखिए तो मोदी जी ने एक बार भी नाम नहीं लिया होगा, उनके भक्तगणों ने, पूरी की पूरी आईटी सेल ने एक बार कि हमने अपने घोषणा पत्र में कहा, ये नहीं लिया। और इसीलिए देखिए बहुत साफ दिखाई देता है, जो ट्रेंड भी चला कल, जैसे ट्रेंड चलाया गया सिविल सोसाइटी और बाकी नौजवानों की तरफ से, हैशटैग नफरत नहीं नौकरी। तो और उसको आपने जोड़ा किस तरह से कि देश का पहला इस तरह से है कि हम बेरोजगारों को पैसा देंगे, अप्रेंटिसशिप कानून लाने के जो दावा है, महिलाओं को जो पैसा देने का दावा है, जो 5 न्याय की बात है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है अभिसार, और मुझे लगता है कि कांग्रेस की इस समय जो स्ट्रैटेजी चल रही है, जो मैंने कर्नाटक में देखा, कर्नाटक में भी तकरीबन वही सीन है, क्योंकि उन्होंने वहां पर अपनी गारंटी डिलीवर की। इस आधार पर इतनी बेचैनी है कि उनके जो स्टार हैं तेजस्वी सूर्या, उनको भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या हुआ। महाराष्ट्र में भी, इंक्लूडिंग महाराष्ट्र में, इन सब मुद्दों पे जो घेराबंदी है, लोग आ रहे हैं। तो मुझे लगता है ये चीज अगर कंबाइन हो जाती है, तेजस्वी लगातार मुद्दे पे बात कर रहे हैं, तो आप अगर पूरे देश का नक्शा उठा के देखिए तो देश में जो विपक्ष है वो लगातार अपने मुद्दों पर केंद्रित होकर ही चुनाव प्रचार कर रहा है। और बहुत अच्छा है कि मटन मछली बड़ा मुद्दा यहाँ पर ये कि भाई जनता को ये दिखाई देना चाहिए ना कि भाई कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आपके मुद्दों की बात कर रही है। मैं वही एक बाबा मीडिया की आपने बात कही, पर झूठ इस स्तर पर आ गया है कि जो उनका मीडिया, जिसे गोदी मीडिया कहते हैं, उससे भी कुछ फैक्ट चेक करना पड़ रहा है। मैंने देखा जब मनमोहन सिंह को बयान को लेकर मोदी जी ने गलत बयानी की तो सब जगह चला कि उन्होंने दरअसल क्या कहा था। तो यहां आ गया है कि उनका मीडिया भी दरअसल इस सब का बचाव इस तरह से नहीं कर पा रहा है। 4 अखबारों ने एडिट लिखे, और जिसमें इंडियन एक्सप्रेस ने एडिट लिखा, नो प्राइम मिनिस्टर, बहुत बोल्ड एडिट था, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई आप इतनी नफरत मत फैला दीजिए कि देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति हो जाए। हालांकि मैं एक बात बता दूं, जहां तक अखबारों की बात है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के बारे में वो शर्मनाक बयान दिया था, तब सभी अखबारों ने बगैर उसे चुनौती दिए उसे अपने पहले पन्ने पर छाप दिया था। हालांकि एक सख्त तेवर अपनाना चाहिए था, ऐसा हुआ नहीं। और यही हमारा दूसरा मुद्दा है, वो है प्रधानमंत्री के लगातार जो नफरती भाषण, और सबसे शॉकिंग, चुनाव आयोग कायदे से उसे सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए था। प्रधानमंत्री ने मुसलमानोन की तुलना जो है वो घुसपैठियों से कर दी। ज्यादा बच्चा पैदा करना वोट हासिल करने के लिए शर्मनाक यहां पर प्रधानमंत्री का बर्ताव, और सबसे शॉकिंग, अंतरराष्ट्रीय तौर पर इसकी चर्चा हो रही है। क्या है इस मुद्दे का पंच, बताएंगी भाषा। अभी सर एक बात साफ हो गया है कि 2024 का परिणाम जो भी निकले चुनाव का, इसने चुनाव आयोग को पूरी तरह से एक मृत संस्था में तब्दील कर दिया है। वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। विपक्ष भी जिस तरह से जवाब दे रहा है, पूछ रहा है कि आप पहले मोदी जी पे काम कीजिए, तब हमसे बात कीजिए। मामला बहुत साफ है कि छात्र भी दिल्ली विश्वविद्यालय में शोक सभा कर रहे हैं चुनाव आयोग को लेकर। संदेश बिल्कुल क्लियर डाउन है कि चुनाव आयोग नहीं है। अभी सर क्या है इस पे आपका पंच? इस मुद्दे पर मेरा पंच ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मुझे याद नहीं पड़ता कि जब वो गुजरात में मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब क्या इस तरह की नफरती बातें करते थे, इससे ज्यादा भी, क्योंकि अब तक कम से कम प्रधानमंत्री के तौर पर वो शमशान कब्रिस्तान
कपड़े देखकर आप पहचान सकते हैं, ये सब बातें करते थे। मगर अब वो साफ तौर पर सीधा हमला बोल रहे हैं और चुनाव आयोग खामोश है, विच इज सो शॉकिंग। क्या इस मुद्दे का पंच, बताएं मुकुल। अभिसार, चुनाव आयोग के पास आखिरी मौका है कि वो बता दे कि वो है, जिंदा है। लेकिन क्योंकि लोग, ये आम मतदाता अब ये पूछ रहा है कि वाकई में चुनाव आयोग कहां है, वो एक स्वतंत्र निकाय है, निष्पक्ष चुनाव होगा। अगर इन चीजों पर एक्शन नहीं लिया जाता तो फिर आप चुनाव परिणाम और चुनाव की निष्पक्षता पर भरोसा करना बहुत मुश्किल होगा। भाषा, आज ही पहले पन्ने पर यह खबर है कि जो राम मंदिर के बारे में लगातार अपील की जा रही है, उस पर चुनाव आयोग ने कहा कि यह दिशा निर्देशों का उल्लंघन नहीं है। जबकि हम देख रहे हैं, मुद्दा सिर्फ ये नहीं कि वो कह रहे हैं कि हमने राम मंदिर बनाया, आप मंच पर खड़े होकर नारेबाजी कर रहे हैं। अमित शाह राम जी की फोटो दिखाकर वोट ले रहे हैं। अरुण गोविल कह रहे हैं कि भाई मैंने राम का किरदार निभाया था, आप मुझे वोट दें। तो सवाल यहां पर यह कि जब आप शिवसेना, उद्धव सेना को कहते हैं कि भाई आप जय भवानी का नारा लगाइए, प्रधानमंत्री खुलकर जय जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं जी। हाँ? और देखिए, सिर्फ यही नहीं है जो चुनाव आयोग ने कहा है, मतलब उससे लेजा स्टैंड कुछ होता ही नहीं। उससे ज्यादा अच्छा रहता कि वो अपना मुंह बंद किए रहता जैसे पहले बंद किया हुआ था। क्योंकि यहां तो सिर्फ नारा ही नहीं लगाना अभिसार, गुजरात देखिए, हर जगह पोस्टर बैनर लगा है गांधीनगर से लेकर अहमदाबाद में कि जो राम को लाए हैं उनको आप लाइए। यहाँ पर जो नारे लग रहे हैं सिर्फ जय श्री राम के नहीं लग रहे हैं। मोदी जी तो बोलते ही है राम 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 राम, वो अलग बात है, वो दिखाने के लिए कि ये हमारा बोलचाल का एड्रेस है। यहाँ पे तो ओपनली कहा जा रहा है कि अगर आपने हमें वोट नहीं दिया तो क्या होगा, तब राम की इंसल्ट हो जाएगी। मैंने तो सबने सुना है। वो गौतम बुद्ध नगर के जो सांसद है महेश शर्मा की, भाई अगर आपने मोदी योगी को वोट नहीं दिया तो आप अपने बाप के नहीं है। हाँ, मतलब और देखिए ये जो डेस्परेशन है, मुझे इसमें एक बहुत दिलचस्प बात लग रही है कि इतना डेस्परेशन है कि एक तरफ मोदी जी डरा रहे हैं कि तुम्हारा मंगलसूत्र चला जाएगा, मकान चला जाएगा, तुम्हारी संपत्ति चली जाएगी, ये डर। और दूसरी तरफ ये कि अगर तुमने नहीं किया तो भगवान राम नाराज हो जाएंगे। और हमें भूलना नहीं चाहिए कि जिस तरह से उन्होंने असम में दिन दहाड़े लोगों से यही मोबाइल लेकर टॉर्च जलवा दिया था, मोबाइल का फ्लैश जलवा दी थी कि वो रामलला के लाइट में जुड़ जाएगा। तो ये सब जो ऐतिहासिक चीजें हैं, मुझे लगता है याद रखी जाएंगी 2024 के चुनाव में कि चुनाव आयोग साथ खड़ा हुआ है। मुकुल, मैं तो कह रहा हूं जो मुसलमानों पर बयान दिया गया था कि भाई घुसपैठियों से उनकी तुलना करना, कांग्रेस सारी संपत्ति उनको दे देगी, जबकि आप जानते हैं कांग्रेस के घोषणा पत्र में बात हो रही है माइनॉरिटीज की, ठीक है, और सबसे बड़ी बात मुसलमानों को जो देने की भी बात हो रही है वो संविधान के हिसाब से। सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री का ये बयान जो है संविधान के खिलाफ तो है ही। मैं उम्मीद कर रहा था कि खुला आम नफरती बयान है। कौन रोक रहा है चुनाव आयोग को कि सुओ मोटो स्वतः इस मुद्दे का संज्ञान लेकर कार्रवाई करें? उस पर तो इतनी शिकायतें भी गई हैं, लेकिन मैं, क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो पा रहा कि चुनाव आयोग, क्योंकि जिस तरह का सब लोग कह रहे हैं कि कुछ करेगा। आपने देखा होगा दिल्ली के चुनाव में उन्होंने कपड़ों से पहचाना था लोगों को, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। गोली मारो चीजें जैसी आई थी, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। बटन दबाओ बाबरपुर में करंट लगेगा शाहीन बाग को, इस तरह की बातें हो रही हैं सब। ये कपड़ों वाली बात, ये मंगलसूत्र वाली बात, इन सब पर चुनाव आयोग इस तरह से खामोश है। तो सबसे बड़ा मामला ये है कि मुझे जो लग रहा है कि संविधान और देश दांव पर है। अब प्रधानमंत्री ने देश को दांव पर लगा दिया। ये बंटवारा, ये दरारें, इस देश को, चुनाव तो निपट जाएगा, कोई पार्टी जीत जाएगी, लेकिन देश में बहुत नुकसान हो जाएगा। और इसे रोकने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ इस समय चुनाव आयोग की है। लेकिन अफसोस नहीं, आप मैं कह रहे, सुनिए, मैं कह रहा हूं, आप जो मैं उससे जोड़कर देखना चाहता हूं, आप एक पूरी कम्युनिटी को डीह्यूमनाइज कर रहे हैं। मतलब आप उन्हें इंसान नहीं समझ रहे हैं। वैसे ही आप जानते हैं क्या चल रहा है पिछले 10 सालों से। प्रधानमंत्री एक मंच पर खड़े होकर ये बातें कर रहा है, आप एक पूरे कौम के खिलाफ, एक पूरी कम्युनिटी के खिलाफ नफरत पैदा कर रहे हैं। दैट इज द क्लियर मैसेज। और इसमें कहीं से भी कोई पर्देदारी भी नहीं है। मैं कह रही हूं जो पहले से पर्देदारी थी। और इसको देख के अभिसार एक बात साफ होती है कि आखिर मोदी जी ने इतना बड़ा दाव चुनाव आयोग में नियुक्तियों को लेकर क्यों चला। सुप्रीम कोर्ट को क्यों बाहर किया, सीजीआई को क्यों बाहर किया, और अब मुझे लग रहा है कि जो इलेक्शन कमिश्नर ने रिजाइन किया वो क्यों किया होगा। क्योंकि उसे लगा होगा कि इतनी बदनामी, इतना बड़ी टोकरी गंदगी की ढोनी पड़ेगी उसे, ये सारे नफरती बयान उसको अपने कंधे पे लेने पड़ेंगे और इनको जस्टिफाई करना पड़ेगा। ये क्रोनोलॉजी समझनी जरूरी है। और यही चुनाव आयोग उनको चाहिए था, जो पूरी तरह से उनको खुली छूट दे दे। सारा तंत्र पहले ही बिका हुआ है। आप देखिए कहीं से भी इस समय सिर्फ और सिर्फ वोट की जो चोट है
वही इस नफरत को रोक सकती है, वरना सिस्टम पूरी तरह से कोलाइडेड है। आप देखिए पूरा जो इनका चुनावी कैंपेनिंग है, बांटने काटने का, नफरत का। 4 जून को देखना, बाबर की औलाद भी जय श्री राम बोलेंगे। अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई, योगी आदित्यनाथ कि भाई शरिया कानून लागू हो जाएगा। आप देश की जनता को क्या समझते हैं भाई? स्मृति ईरानी कहती हैं कि भाई आप जब वोट डालोगे तो राम के हनुमान की तरह वोट डालना। मतलब आप देख रहे हैं किस हद तक ये हमारे धार्मिक प्रतीकों का अपमान कर रहे हैं, उसे नफरती सिंबल्स में तब्दील करके। लेकिन इससे यह भी साबित हो रहा है, विचार में बार बार कह रहा हूं कि इनकी मोदी जी की गारंटी काम नहीं कर रही है। यही वजह है हताशा की, यही वजह है सांप्रदायिकता पर लाने की। ये फिर उसी कोर मुद्दे पर, जब अभी तो 2047 का वो रोड मैप दे रहे थे, 2025 की बातें कर रहे थे, 2029 की बातें कर रहे थे, लेकिन अचानक इस तरफ आना, यानी उन्हें रिपोर्ट मिल रही है कि उनकी गारंटी का असर नहीं हो रहा है, उनके घोषणा पत्र को कोई नहीं पढ़ रहा, कोई नहीं जान रहा है, तो वो फिर हिंदू मुस्लिम। मैं कुछ और कहता हूं भाषा यहां पर। मैं कहता हूं सबसे पहली बात, घोषणा पत्र में अगर कोई माइनॉरिटीज की बात कर रहा है तो क्या माइनॉरिटीज इस देश के नागरिक नहीं है? अब तुम क्या, मतलब जो सबसे शॉकिंग बात है जिस पर मैं चाहूंगा दर्शक गौर करें, आपके जो देश की आबादी है, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, आप उन्हें गैर इंसान बता रहे हैं जी। ये शॉकिंग। एक देश का प्रधानमंत्री अगर इस तरह की बातें करता है, आप उन्हें डीमोनाइज और वही अभिसार, वही प्रधानमंत्री जो हर भाषण में 140 करोड़ लोगों का परिवार, तो सवाल है प्रधानमंत्री जी 140 करोड़ में ये माइनॉरिटी नहीं है क्या? सिर्फ हिंदू वोटर्स हैं आपके? तो मुझे लगता है इनके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि इनको इतना बड़ा विलेन बनाना है जिससे बाकी सारी मेजॉरिटी, और जितनी जगह जो डिक्टेटरशिप है वो ऐसा ही होता है कि वो हिंदुओं को डरा देगा। जैसे पहले डरा रहे थे, कह रहे तुम्हारी लड़कियों को भगा ले जाएंगे, तुम्हारे इसको कर लेंगे। एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी। और मुझे पता क्या लगता है मुकुल, ये जो सारे तेवर हैं भाजपा के, ये सही मायनों में देश की जनता के मुंह पे करारा तमाचा है कि हम तुम्हें भड़का के, तुम्हें डराकर और तुम्हारे पड़ोसियों के प्रति तुम्हारे मन में नफरत आसानी से पैदा करके तुम्हारा वोट हासिल करने। मैं वही कह रहा हूं, पर लेकिन ये काम नहीं कर रहा है। अपने सहयोगी दल जो अकाली दल है वो तक इसकी निंदा कर रहा है, जो बीजेपी के साथ रहा। आज मुसलमानों से कर रहे हो, कल तुम सिखों के साथ करोगे। ये काम नहीं कर पा रहा है, और मीडिया भी, जो उनका मीडिया है गोदी मीडिया, वो भी डिफेंड नहीं कर पा रहा है। मैं ये बता रहा हूं, ये एक अच्छी बात है। नहीं, वो तो इतने बेशर्म हैं, ये तो रेडियो रवांडा है ना, क्या बात कर रहे हैं? उसके बावजूद मैंने देखा कि असम पहुंचे और असम में वो बार बार अजमल से पूछ रहे हैं कि मुसलमानों के बारे में जो स्टेटमेंट दिया आप उसके बारे में क्या कहेंगे, आप घुसपैठी हैं क्या? तो लगातार आप प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं। ओवैसी को जिस तरह से लोग पूछ रहे हैं बार बार, वो चाह रहे हैं कि ये लोग रिप्लाई कुछ ऐसा प्रोवोकेटिव करें जिसके आधार पर अपनी बैटिंग। लेकिन ये अच्छा है कि कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो पे, इंडिया अलायंस अपने मैनिफेस्टो पे, और लोगों के बीच भी मैं देख रहा हूं महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है आज भी। बिल्कुल, देखिए आप प्रधानमंत्री अमित शाह, स्मृति ईरानी, योगी आदित्यनाथ, सबके बयान या तो अर्ध सत्य हैं, या गलत बयानी है, या नफरत से भरे हुए। मगर अगर दूसरी तरफ आप समानांतर तौर पर प्रियंका गांधी वाड्रा को देखें, तेजस्वी यादव को देखें, राहुल गांधी, अखिलेश यादव को देखें, वो लोग मुद्दे पर बने हुए हैं, चेहरे पर एक आत्मविश्वास दिखाई दे रहा है। मगर हमें यह देखना पड़ेगा कि जनता को जिस कदर जहर और नफरत से ब्रेन वॉश कर दिया गया है, क्या इसका असर पड़ेगा? बहरहाल अब हम रुख करना चाहेंगे तीसरे अहम मुद्दे का, और तीसरा अहम मुद्दा बहुत शॉकिंग है दोस्तों। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनकी पत्नी का कहना है कि उन्हें जान से मारने की कोशिश की जा रही है। इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, मगर कुछ तथ्यों पर गौर कीजिए। लगातार इंसुलिन की मांग वो कर रहे थे, तो प्रशासन कहता रहा जरूरत नहीं है, फिर अदालत के आदेश के बाद आपको देना पड़ा। आपने ये तक भी कहा कि हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, फिर जेल प्रशासन का खत आता है जो उन्होंने एम्स को लिखा था कि हमें एक स्पेशलिस्ट की जरूरत है। यानी कि आप गलत बयानी भी कर रहे हैं, आप झूठ भी कर रहे हैं, आप एक चुने हुए मुख्यमंत्री की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या इस मुद्दे का पंच बताएंगे मुकुल? मेरा कहना यह है कि इससे एक अमानवीयता की ये बात है कि अगर किसी एक मरीज को, किसी एक व्यक्ति को, कैदी को किसी दवा की जरूरत है, वो तक नहीं उपलब्ध कराई जा रही। लेकिन मैं इसे दूसरी तरफ भी देखता हूं, जब इतने बड़े वीआईपी जेल में जा रहे हैं तो हमारे सामने जेल का अमानवीय चेहरा भी सामने आ रहा है कि जब इतने बड़े लोगों को ये स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही, तो आम कैदियों का क्या हाल होगा। इस बहाने इस देश में इसकी भी चर्चा होनी चाहिए। भाषा, क्या इस मुद्दे का पंच?
देखिए, एक बात साफ है कि पूरा का पूरा सिस्टम एक्सपोज हुआ। ईडी ने जो सारा का सारा ड्रामा किया था आम खाने को लेकर और यह बताने को लेकर कि वो खुद ही अपना नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, मैं उनके बारे में सुनते हुए स्टेन स्वामी को याद कर रही थी, जिनकी मौत हुई जेल में। वह एक सिपर मांग रहे थे। तो देखिए, स्टेन स्वामी सिपर के अभाव में गए और एक देश का मुख्यमंत्री इस तरह से इंसुलिन के लिए, कल्पना कीजिए, इंसुलिन के लिए इतना बड़ा उसे मोबिलाइजेशन करना पड़ता है, लोगों को प्रदर्शन करना पड़ता है। यह है मोदी जी का तंत्र और डेमोक्रेसी का हाल। अभिसार, क्या है इस पे आपका पंच? इस मुद्दे पर मेरा पंच यह है कि आपका राजनीतिक विरोध हो सकता है, मगर भारतीय जनता पार्टी ने साबित कर दिया है कि अगर आपका किसी से राजनीतिक विरोध है तो आप सारी मर्यादाओं को पार करेंगे, इस हद तक पार करेंगे कि आप उसकी जान के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। भाषा ने जिक्र किया स्टैन स्वामी का। कई सालों से लोग जेल में पड़े हुए हैं, उन्हें बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलती हैं। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल से भाजपा की नफरत है, वो इस पूरे मामले में दिखाई दे रहा है। आप झूठ बोल रहे हैं और यह सब जनता को दिख रहा है, मगर क्या जनता के अंदर की मानवीयता अभी जिंदा है? आप देखिए, झूठ मुकुल इस पूरे मामले में किस तरह से खेला जाता है। पहले आप कहते हैं कि साहब स्पेशलिस्ट है हमारे पास सारे, फिर वो खत आता है सामने, एम्स को उनका लिखा हुआ। आप इंसुलिन को लेकर देखिए, आप नहीं खिलवाड़ कर सकते हैं। एक आदमी, अच्छा आप ये भी कह रहे हैं कि साहब नहीं वो आम खा रहे थे, पूड़ी खा रहे थे। भाई, जिन्हें शुगर होता है उन्हें पता है कि ये सिर्फ खाने की वजह से नहीं है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने कहा है कि उनकी जो मिठाइयों में आर्टिफिशियल स्वीटनर डलता है, स्ट्रेस की वजह से भी होता है। और देखिए, जो पूरा इसमें इनकी सोच, ह्यूमैनिटी की पूरी साफ तौर पर कमी दिखाई दे रही है, इंसानियत की कमी दिखाई दे रही है। देखिए, शुगर हमें भी है, हम इस बात के साक्षी हैं खुद। कुछ अगर खा भी लेता है आदमी, खाता है कभी शादी ब्याह में, तमाम लोग सब खाते हैं, पर इसे इस तरह से एक मुद्दा बनाना, पहली बात तो जो कोर्ट में भी उठी कि ईडी इसमें पार्टी क्यों है, ईडी क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, क्यों बता रही है लोगों को, ये जेल प्रशासन और कैदी का मामला है, उसमें ईडी कहां से आएगी। दूसरी बात, अगर आप दवा लेते रहे नियमित तो थोड़ी बहुत इधर बदपरहेजी भी हो जाए तो वही कंट्रोल रहती है कि आपने कुछ तरबूज खा लिया, आपने आम खा लिया। इंसुलिन की जरूरत है तो वो इसलिए है क्योंकि इसके अलावा कोई दवा नहीं है इसकी सही। तो अगर वो मांगने के लिए इतना ज्यादा कोर्ट में जाना पड़ रहा है, तो मैं तो ये कह रहा हूं कि चलिए इस बहाने ये तो आ रहा है कि हमारे जेलों की व्यवस्था क्या है। जब एक वहां पर हमारे जो विजय माल्या भारत नहीं आना चाहते, नीरव मोदी, वो कहते हैं जेलों में व्यवस्था नहीं है, हम कहते हैं हमारी जेलें बहुत अच्छी हैं। जेलें इतनी अच्छी हैं कि एक दवाई के लिए, एक सिपर के लिए आदमी मर जाए, तो ये कैसी व्यवस्था है। पर इस पर मुझे लगता है इन राजनेताओं को, आज ये राजनेता जेल में है, कल कोई और राजनेता जेल में होगा, लेकिन ये देखना चाहिए कि जेलों में इलाज की, खाने की क्या व्यवस्था है कि एक एक बात के लिए आपको एम्स जाना पड़ता है। मैं यहाँ एक चीज और कहना चाहता हूं, अदालतें क्या ये सब होते हुए नहीं देख रही हैं? क्या अदालतों को और सक्रिय होकर इस पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, सू मोटो नहीं लेना चाहिए कि ये चल क्या रहा है? आपका झूठ दिख रहा है ना प्रशासन का, इंसुलिन के मुद्दे पर आपका झूठ दिख रहा है। आप ये भी देख रहे हैं कि उन्हीं पालतू न्यूज चैनल्स के जरिए आप एक झूठा प्रचार भी चला रहे हैं। अदालतें जिस तरह से निष्क्रिय हैं, ये अपने आप में शॉकिंग है। हाँ, क्योंकि ये तो बात बिल्कुल साफ है कि पूरा सिस्टम, ये जो पूरा अरविंद केजरीवाल का मामला है, ये इस बात का जीता जागता उदाहरण है अभिसार कि जब सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होता है, सवाल सिर्फ ईडी का नहीं है, सवाल सिर्फ जेल का नहीं है, सवाल सिर्फ अदालत का नहीं है। देखिए, ऊपर से इंस्ट्रक्शन है, एक टूल किट जिसे मैं कहती हूँ कि आ गया कि आपको अरविंद केजरीवाल को ही विलेन दिखाना है, कि वह क्या नरेशन बिल्डअप, नैरेटिव बिल्डअप होता है कि वो आम खा रहे हैं और खुद ही को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो आप उसको ही बिल्डअप करने के लिए सारा का सारा ड्रामा करते हैं। और मुझे इतनी दया आ रही थी जिस तरह से अदालत इस पर डिस्कशन कर रही थी, और आपने वो ईडी का जो वकील है उसको बोलने दिया कि नहीं भाई ये आम खा रहे थे। वो अब ये किसी को बताना पड़े कि नहीं जी 3 बार आम आया, मैंने एक दिन पूरी सब्जी खाई। मतलब आप क्या इंसान नहीं समझते हैं? मुख्यमंत्री तो छोड़ दीजिए, आपकी अपनी जो जिंदगी है, और ये मान के चल रहे हैं कि मुख्यमंत्री इतना बेवकूफ है या इतना बड़ा साजिश करता है जान के साथ खिलवाड़ करा। जबकि मोदी जी जब नवरात्र पे नींबू पानी पीते रहते हैं या मशरूम खाते रहते हैं तो उस पर डिस्कशन चलता रहता है। आम काट के खिलाने वाले लोग रहते हैं, आम चूस के खिलाने वाले लोग रहते हैं, टॉनिक पिलाने वाले। तो आप देखिए, सारा विमर्श ये है कि जिसको आप सता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जेल में है ना,
तो कायदे से तो रिपोर्टिंग वहां से होनी चाहिए कि जेल बिल्कुल। क्यों गए, कैसे गए। आपने उसी आदमी को विलेन बना दिया और बताया कि दरअसल यही और सारा चीज मुकुल, है। उस आदमी को विलेन इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि सामने चुनाव है, आपको चुनाव जीतना है, आपको पूरी कोशिश करना है कि 29 अप्रैल को भी ये व्यक्ति जो है रिहा ना हो पाए। आपकी कोशिश सारी चुनावों को लेकर है, चाहे किसी व्यक्ति की जान पर बनाए। जी, 25 मई को दिल्ली में चुनाव है। वो ये चाह रहे हैं कि 25 मई तक ये, क्योंकि वही जैसे भाषा ने पिछली बार भी कहा था, जो इस समय कैंपेन में उतरना था वो इस समय यहाँ इंसुलिन का ब्यौरा लेकर उन लोगों को आना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी को जेल के लिए कवायद करनी पड़ रही है, कोर्ट के लिए कवायद करनी, तो उससे उनका प्रचार तो कमजोर हुआ ही है। लेकिन अब देखिए कि इसका क्या असर पड़ता है, क्योंकि दिल्ली ने कई बार बताया है, चाहे वो उनके नफरती बयान हो बीजेपी के, चाहे वो कपड़े पहचानने वाले हों, गोली मारने वाले हों, या किसी को भ्रष्टाचारी करके जेल में डालने वाले हों, दिल्ली ने बार बार बताया है कि वो बहुत ही सेंस से चुनाव करती है। इस बार लोकसभा चुनाव में भी उसकी भी सेंस की, उसकी भी जो विचार है उसकी भी परीक्षा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुकुल और भाषा। इंडिया की बात में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।